नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर भक्ति दुबे जी से, जो कि कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट है सप्तऋषि हॉस्पिटल में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया और थैलेसेमिया पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि एनीमिया है क्या? देखिए, अनीमिया एक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है। अनीमिया को अगर अपन वर्ड को तोड़ते हैं तो अन और ईमिया होता है। तो अन मतलब होता है विदाउट, ईमिया मतलब होता है ब्लड, मतलब विदाउट ब्लड। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें खून की कमी होती है। तो जो आरबीसी होते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है और हीमाटोक्रिट की कमी हो सकती है, जिसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ओके, तो एनीमिया यानी जैसा आपने बताया कि खून की कमी का होना, जी। तो खान-पान के अलावा कि खान-पान ठीक नहीं है, इसके अलावा और क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए, अनीमिया के 3-4 तरीके के कारण होते हैं। जैसे कि डेफिशिएंसी एनीमियाज़ हो गए। डेफिशिएंसी में अपने आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी हो सकता है, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन हो सकता है और विटामिन सी डेफिशिएंसी हो सकता है। जी। ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जब एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से होता है, किसी कारण से किसी मेडिकल कंडीशन में है पेशेंट और उसको एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, पर्सिस्टेंट हेमेटूरिया हो गया, जी, पाइल्स का तकलीफ है। तो ये कंडीशंस होते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें खून का बनना कम हो जाता है, तो यानी कि रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। जी, जी, जी। फिर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। ओके, तो उसमें भी कई तरीके के एनीमियाज होते हैं जो कि जेनेटिकली इनहेरिटेड किए जाते हैं। ओके। तो ये बताइए कि एनीमिया के लक्षण क्या हैं? एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि वो एनीमिक है? अनीमिया अधिकतर करके जो है कॉमनली आप देखेंगे तो महिलाओं में मिलता है बिल्कुल। और वैसे आप देखें तो अडल्ट्स में हो सकता है, चिल्ड्रन में हो सकता है, मेल फीमेल किसी में भी अनीमिया हो सकता है, परंतु कॉमनली आप देखेंगे महिलाओं में मिलेगा, क्योंकि महिलाओं में रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और जो मेंस्ट्रुअल एज की जो बच्चियां होती हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जी। बच्चे इन्फेंसी से लेके चाइल्ड जब तक 5 साल का बच्चा हो जाता है तब तक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जी। तो अगर इस कंडीशन में हम आयरन सप्लीमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं तो डेफिशिएंसी जो है इनमें हो सकती है। ओके, तो मतलब एनीमिक होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारण क्या है? सबसे सामान्य मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी। ओके, तो जी। अगर अपने आहार में आयरन की कमी है, जो कि जनरली कमी होती है, जी। महिलाएँ अक्सर करके अपना जो है खान-पीन का ध्यान नहीं रखती नहीं हैं, घर रखती घर हैं, के बिल्कुल कार्य सही में कहा इतना आपने। ज़्यादा बिज़ी रहती हैं। तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली जी। मिलता है। ये बताइए कि क्या पीरियड्स के टाइम में हेवी ब्लीडिंग भी इसका एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनीमिया के कारणों में एक्सेसिव ब्लड लॉस भी है। तो अगर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी पेशेंट को मेनोरेजिया हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो अनीमिया जो है वो काफ़ी कॉमनली मिल सकता है। जी, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? खान-पान में बदलाव या फिर और भी क्या किया जा सकता है एनीमिक होने से बचने के लिए? देखिए, अनीमिया से बचने के लिए सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि अपन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर है किसी को हुँ। या आप चाहते हैं कि डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं हो, तो हम अपने आहार में आयरन रिच फूड को बढ़ाएँ। हुँ। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश हो गई, गुड़ जी। हो गया या अपन कढ़ाई जो लोहे की कढ़ाई होती है, उस पे अपन खाना पकाएँ। तो अपने शरीर में आयरन की मात्रा जो है हम अपने आहार में बढ़ा सकते हैं। तो और उसके अलावा हम अच्छा प्रोटीन रिच फूड लें, बैलेंस डाइट लें, जी। जिसमें अपना कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स की जो मात्रा है वो जी। अच्छी हो। तो आपको क्या लगता है कि इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी क्यों हमारे यहाँ अधिकतर एनीमिक हो जाते हैं लोग? सभी को पता है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्या वजह है? क्या लापरवाही कहेंगे इसको? लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह है, जी। क्योंकि ऐसे आप अपने घर में ही काम करने वाली जो आती हैं अपनी हेल्प, उनको ही आप देख लीजिए, उनसे आप एक बार पूछिए कि आप खाने में क्या लेती हैं? वो बोलेंगी हम रोटी और प्याज़ खा के आते हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना? तो जी। अधिकतर करके लोग आप देखिए कि वो बहुत निग्लेक्ट करते हैं और ये तो चलो हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत लिटरेट नहीं है, पर जो लिटरेट लोग हैं, आप उनसे भी पूछेंगे तो आप उनको उनसे भी आपको पता चलेगा कि उनका डाइट जो है वो इस तरीके का है कि उसमें आपको आयरन की बहुत मात्रा नहीं मिलेगी उनके आहार में। जी। तो आयरन हो गया, विटामिन बी12, फॉलिक एसिड,
प्रोटीन का एडिक्वेट अमाउंट लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एज अ फीमेल, एज अ मदर, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हमें हमारे बच्चों को भी ये चीज शुरू से सिखानी चाहिए बिल्कुल कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड नहीं लेना है। नहीं लेना है। और आजकल तो एक वो कलरफुल थाली का बड़ा पैटर्न है, बताया गया है कि कलरफुल हो तो यानी आपकी बैलेंस है डाइट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सच नहीं है एक्चुअली। ओके सो यू जी शुड यू मस्ट हैव लाइक, आप दाल होना चाहिए, बिल्कुल चावल होना चाहिए, जी सब्जी एडिक्वेट सब्जियां होनी अमाउंट में चाहिए, होना चाहिए, ड्राई सैलेड है फ्रूट्स होना जी चाहिए, जी सैलेड होना चाहिए, फ्रूट्स, बिल्कुल मिल्क, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, कई लोग जो है जिनको आयरन डेफिशिएंसी है, उनको मालूम है तो भी वो लोग ऐड नहीं करते अपने खाने में। अगर उनको मालूम है सप्लीमेंट्स लेना है तो क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए सप्लीमेंट्स लेंगे फिर छोड़ बिल्कुल देंगे, जी है ना। आइडियली जैसे 3 महीने के लिए सप्लीमेंट लेना है तो वो नहीं लेंगे। नहीं कई लेंगे बार गलती क्या करते हैं, आयरन की टैबलेट ली, साथ में ऐसी दवाइयां भी ले ली जो आयरन का अब्जॉर्प्शन कम करती है। तो अगर आप वो दवाइयां भी साथ में लोगे तो आयरन का अब्जॉर्प्शन ही कम हो नहीं हो जाएगा। तो फिर पाएगा हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। जी। तो आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या है कि खान पान से हम इसे सुधार सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, दोनों ही बातें हैं। हम्म, डिपेंड करता है कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका आरबीसी काउंट कितना है। अगर ओके बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो हमको जो है आयरन ओरल सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। जी अगर उससे भी नहीं ठीक हो सकता तो आयरन इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, और उससे और भी हीमोग्लोबिन अगर बहुत ही कम है हम्म, और आपका इससे भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक लास्ट वो बचता है। जी। तो विटामिन सी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए शायद वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो उसकी क्या मात्रा और क्या उन्हें डेली लेना ज़रूरी है विटामिन सी? देखिए, अगर आप नॉर्मल अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, आप जी नींबू लेते हैं, हम्म, संतरा लेते हैं, अभी तो इस मौसम में संतरे भी अच्छे आ रहे हैं। जी तो अगर आप ये सब लेते हो तो आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन सी मिल जाता है। बट अगर आप बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं तो फिर ठीक है, आपको फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। आजकल एक और चीज़ बड़ी कॉमन देखी जा रही है कि विटामिन डी की कमी हर व्यक्ति को हो रही है। जी, इसका रीज़न आप किसे मानती हैं? इसका रीजन ये है कि लोग बाहर धूप में नहीं बैठना नहीं चाहते हैं, बैठते और हैं। अगर धूप में बैठते हैं तो बढ़िया सनस्क्रीन लगा के और जी अपने आप पूरा फेस कवर करके, हाथ वाथ सब कवर करके जी, बैठते हैं, तो इस कारण से थोड़ा डेफिशिएंसी ज्यादा भी है। यानी और लोग लोग एक्सपोजर भी नहीं करते हैं ना, लोग हुँ, प्रेफर करते हैं कि घर में बैठे हैं, एसी कार में बैठ जाएं। यानी कि हेल्थ से ज़्यादा सुंदरता उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। बिल्कुल। जी। ये बताइए, अब हम बात करेंगे थैलेसीमिया पर, तो ये है क्या? ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनीमिया जो होता है वो 3-4 तरीके का होता है, तो जी। उसमें से एक जो हेरिडिटरी टाइप ऑफ अनीमिया होता हुँ, है। हुँ। तो ये जो थैलेसीमिया है एक प्रकार का अनीमिया है जो कि ओके। हेरिडिटरी अनीमिया है। हुँ, ये बच्चों को अपने माँ बाप से विरासत में मिलता है। तो इसमें होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका बनना डिफेक्टिव हो जाता है। ओके। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 तरीके की चेन से बनता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। जी। तो अगर अल्फा चेन की डेफिशिएंसी है, अगर अल्फा चेन नहीं बन रही है ढंग से तो उसको अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं, और ओके, अगर बीटा चेन का डिफेक्ट है तो उसको बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। ओके। तो ये क्यूरेबल है? एक्चुअली क्यूरेबल, मैं इसको थोड़ा बताना, जी, मतलब बिल्कुल, इलैबोरेट बिल्कुल। करना हाँ चाहूँगी। जी। क्यूरेबल इन अ सेंस है भी और नहीं भी है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स इसके डेफिनेटली अवेलेबल हैं। जैसे अगर थैलेसीमिया मेजर है तो थैलेसीमिया मेजर के मरीजों को आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, हुँ, हुँ। लेकिन वो क्योर होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सक्सेसफुल रेट उतना अच्छा नहीं है। नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट जी, करती हूँ। बीटा थैलेसीमिया जिसकी मैं बात कर रही थी, जी, अगर जिनमें बीटा डिफेक्ट होता है उनको बीटा थैलेसीमिया बोला जाता है। जी। तो बीटा थैलेसीमिया के मरीज 3 तरीके के पाए जाते हैं, एक बीटा थैलेसीमिया मेजर, हुँ, हुँ। एक इंटरमीडिएट और एक माइनर। ओके। तो जो मेजर होता है वो सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म जो होता है वो वही होता है, जी, और अधिकतर करके ये छोटे बच्चों में मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न से जब 4-6 महीने का होने लगता है तब तक उसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट करने लगता जी। है। और उसको सिम्टम्स क्या होगा, बच्चा इरिटेबल होगा, पुअर फीडिंग होगी, ग्रोथ हुँ, हुँ। रिटार्डेशन होने लग जाएगा, हुँ, हुँ। और कभी-कभी बच्चे का एब्डोमेन भी ऐसे फूल जाता जी, है, जी। ये ज़ाइगोमैटिक आर्च प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके। फेलियर टू थ्राइव होने लगता है। हुँ, हुँ। तो ऐसी कंडीशन में हमको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ओके। तो इन बच्चों में अधिकतर करके हर महीने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा।
इसके अलावा जब हम बार बार ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो आयरन ओवरलोड होने लगता है, तो हमको आयरन की भी कमी करनी पड़ेगी, नहीं तो आयरन जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और फिर वो अलग तरीके के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, तो इसलिए हमको आयरन चिलेशन थेरेपी भी देनी पड़ती है। अब इसका अल्टीमेट जो एक ट्रीटमेंट है वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, इसके अलावा आप जो है जीन थेरेपी करा सकते हैं, लेकिन वही है कि इनके अपने खुद के कॉम्प्लिकेशन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप कराते हो तो बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है जी, ठीक है। उसके बाद आयरन डिपॉजिट अगर अलग अलग ऑर्गन्स में होने लग जाएगा तो उनके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएंगे। आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया तो हो सकता है कि वो होस्ट रिजेक्शन में आ जाए, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो अधिकतर करके ऐसे मरीज जो है वो बहुत लंबा नहीं जी पाते, यानी पूरी तरह से क्यूरेबल हम नहीं कह सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट और माइनर फॉर्म है उनमें इंटरमीडिएट में भी अनीमिया मिलता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। और जो माइनर वाला है वेरिएंट, माइनर वेरिएंट सिर्फ कैरियर रहता है, उसमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता है जी। जैसे कि आपने बताया कि आनुवंशिक बीमारी है, तो क्या इसको रोका नहीं जा सकता कि वो ना आए बच्चे में? इसको रोका ऐसे जा सकता है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं जी अनीमिया को। कैसे कर सकते हैं कि अगर हम प्री मैरिटल स्क्रीनिंग करने लग जाएं तो जब मेल है और फीमेल है और हमारी बात पक्की हो गई कि शादी का कार्ड छपना है, उसके पहले हम स्क्रीनिंग कर लें, छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट मेल का और फीमेल का। अगर मेल कैरियर है, फीमेल नॉर्मल है, तो दे कैन गेट मैरिड, कोई इशू नहीं। सिमिलरली अगर फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो आप शादी कर सकते हो। बट अगर दोनों कैरियर हैं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर इनकी शादी हो गई तो इनके बच्चों में 25% चांसेस हो सकते हैं कि इनको थैलेसीमिया हो बच्चे को। तो इसलिए इस तरीके की मैरिजेस अगर हम रोक लें पहले तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि मैरिज के पहले ही इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये नहीं कि आप अगर कंसीव कर रहे हैं उस टाइम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि उस टाइम हम इस चीज को आगे बढ़ने से रोक सके। नहीं, एक तो आपने बात करी कि प्री मैरिटल अपन ने प्रिवेंट किया। दूसरा, अगर पेशेंट जब कंसीव करता है, अधिकतर करके करियर स्टेट में ही होता है वो, तो जब पेशेंट ने कंसीव किया, आप अपनी एएनसी विजिट पे जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका टेस्ट करता है तो उस समय हम जब सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट में हमको अगर कुछ भी जरा सा क्वेरी लगता है तो देन हम HPLC या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के देख सकते हैं कि कोई मेजर इशू तो नहीं है। अगर फिर भी तब हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो फिर अगर 12 हफ्ते से पहले आया है मरीज तो हम अलग तरीके के CVS करके देख सकते हैं, और अगर 12 हफ्ते से ज्यादा है तो एमिनोसेंटेसिस करके देख सकते हैं मरीज को। तो अब हमें अगर पहले ही चीजें पता चल जाती हैं कि कोई मेजर इशू होने वाला है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी आपका कहने का ये मतलब है कि कुंडली भले ही मत मिलाओ लेकिन ये मिलाना जरूरी है जी। ये बताइए कि थैलेसीमिया की वजह से कौन कौन से और रोग हो सकते हैं? थैलेसीमिया की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकतर करके ट्रीटमेंट रिलेटेड है, जैसे कॉम्प्लिकेशन जी। अगर आयरन का डिपोजिशन हार्ट में हो गया तो अलग तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आयरन लिवर में डिपॉजिट होने लगेगा तो हेपाटिक सिरोसिस हो सकता है, किडनी में डिपॉजिट हो सकता है। तो ये आयरन ओवरलोड से अलग तरीके के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं जी। तो थैलेसीमिया कितने टाइप, इसके टाइप्स क्या हैं? थैलेसीमिया मैंने आपको बताया जैसे अल्फा टाइप का होता है और बीटा टाइप का होता है जी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चेन डिफेक्टिव है। तो वो भी बेसिकली जो हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम आपने नाम सुना होगा जी जी, डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन होता है डीएनए में। और जो ग्लोबिन जीन जिससे सिंथेसिस होता है वो 11वें नंबर के क्रोमोसोम में होता है बीटा वाले चेन के लिए, और 16वें नंबर पे होता है अल्फा वाले के लिए। तो अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो ही वो रिजल्ट हो जाएगा थैलेसीमिया में। ओके, तो ये बताइए कि अब इसमें फिर प्रिकॉशंस रखने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई, इसमें प्रिकॉशन नहीं है, इसमें प्रिवेंशन है। हाँ, प्रिवेंशन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से हमें रहना चाहिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 3 चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं जी। पहली है कि आपका खान पान, यानी कि आपका डाइट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। आपके आहार में हर चीज की एडिक्वेट मात्रा होनी चाहिए जी। इसके अलावा आप फिजिकल हेल्थ, जिसके लिए आप एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग, स्विमिंग, व्हाटएवर जो भी आप
आपको बेहतर लगता है और आप कर सकते हैं। जी। भले ही आप आधे घंटे का समय लेकर निकालें जी। दिन में, यानी पर अपने आपको लिए थोड़ा टाइम बिल्कुल निकालना निकालना चाहिए। चाहिए। जी, और तीसरा है मेंटल हेल्थ, जो कि सब लोग निग्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी सबसे रहते ज्यादा, हैं आजकल, हर बिल्कुल बच्चे तक। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या आप क्या करती हैं? मेंटल हेल्थ के लिए अपने को मेडिटेशन करना चाहिए। जी, तो रोज सवेरे उठ के हार्डली आप 10-15 मिनट्स का टाइम निकालें, अपने आप में अलग से शांति से बैठ जाएं, मेडिटेट करें, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ जो है आजकल लोगों की इतनी डिस्टर्ब्ड है, लोग बिल्कुल, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। आप देखिए, बी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ कितनी सारी अब कॉमन हो गई हैं इस तरीके की बिल्कुल। बीमारियां। जी, बिल्कुल, जी, छोटे-छोटे बच्चों को भी एंग्ज़ायटी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो टेंशन की रीज़न्स ही नहीं, उसकी वजह तो भी ले रहे हैं कि अब 11th में सब्जेक्ट क्या लेना है, ये बिल्कुल, टेंशन हो बिल्कुल। गई है लोग बच्चों को। मार्क्स तो कम आए तो बिल्कुल, टेंशन, बिल्कुल, फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आ गए तो टेंशन, बिल्कुल। फेल ना हो जाए इस बात का टेंशन, तो बच्चों के लिए काफ़ी भी ये सारे। बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे कि आपके पास पेशेंट आते ही होंगे, तो ज़्यादातर किस किस्म के पेशेंट आते हैं? देखिए, पेशेंट तो हर तरीके के आते हुँ, हैं, हुँ। और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा काम है डायग्नोसिस करना। जी। तो मेरे पास तो हर तरीके के मरीज़ की हुँ, हुँ। सैंपल्स होते हैं, और हम हर तरीके के पेशेंट्स की डायग्नोसिस करते हैं। ओके। तो ये तो हो गई थैलेसीमिया और एनीमिया की बात। अब कुछ पर्सनल से सवाल मैं आपसे करूँगी जी। कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम में मतलब आप मेरी हॉबीज़ जानना बिल्कुल। चाहते हैं? तो एक्चुअली मेरी हॉबीज़ की तो एक बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट है। जी। मुझे गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, ओके, पेंटिंग करना पसंद है। अ, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हुआ है, ओके। जी। और कथक में मैंने ग्रेजुएट किया है। अरे वाह! पेंटिंग्स करने का भी मुझे शौक है, तो मैं वो भी करती रहती हूँ जब मुझे समय मिलता है। बिल्कुल, तो आपके जी। गुरु कौन हैं? किससे सीखा आपने क्लासिकल म्यूज़िक? क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा है, पंडित शारदा प्रसाद जी भट्ट पहले हुआ करते थे, अब नहीं हैं। ओके। तो उनसे मैंने सीखा हुआ है शास्त्रीय संगीत। और जहाँ तक कथक डांस की बात है, तो जी। मैंने कथक डांस अपने शहर के 3-4 टीचर से सीखा है। सबसे पहले एक मंजीषा कुलकर्णी हुआ करती थी, उनसे सीखा। फिर उपासना दी हैं, उनसे सीखा। जी। फिर उसके बाद नीलांगिनी दी हैं, उनसे सीखा। ओके, यानी काफ़ी सारा मतलब आप क्या बोलना चाहिए कि मल्टी टैलेंटेड हैं आप। तो जी, क्यों ना 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए? ज़रूर। क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो मैं मौसम पे ही एक गाना सुना देती हूँ। स्वागत ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। वाह! थैंक यू। क्या बात है। यानी आप जितनी अच्छी और फ़ेमस डॉक्टर हैं, उतनी अच्छी आप सिंगर भी हैं। थैंक यू। ये बताइए कि आप इतनी बिज़ी रहती हैं, आप अपना पैथोलॉजी भी आप देखती हैं, बच्चे भी हैं, आप फैमिली भी है, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? हॉबीज पूरा टाइम शेड्यूल आपका ऑफ़िस मतलब वर्क हॉस्पिटल वर्क चाहे, और जी, हाँ फैमिली। हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। करना ही होता है। काम तो करना ही होता है, अपना काम भी करना है, साथ में बच्चे भी देखना है, तो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, योर चिल्ड्रन, योर वर्क। तो वो बैलेंस एक बना के चलना पड़ता चलना है। ही पड़ता है। जी। और फैमिली से कितना फैमिली सपोर्ट? का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, और जी, टचवुड मेरे फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट है। जी। मेरे मैटरनल साइड मतलब मदर साइड से भी, हुँ, और हुँ। मेरे इन-लॉज़ की तरफ से भी, जी। दोनों ही तरफ से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हैं चीज़ें। हालाँकि एज़ अ मदर अगर मैं ये बात बोलूँगी तो इतना आसान नहीं हुँ, होता है। हुँ। लेकिन हाँ, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मेरे लिए चीज़ें और और डिफ़िकल्ट ज़्यादा रहती। मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा और आपने। इसमें एक हस्बैंड का भी सपोर्टिव होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। और आई मस्ट, अब ये बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, एंड आई मस्ट थैंक माय पेरेंट्स, माय मदर इन लॉ, माय फादर, माय एंटायर फैमिली, माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन। बोथ ऑफ देम दे बिल्कुल। आर सो कोऑपरेटिव कि मैं अपना काम और अपना घर, अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट ना हो तो फिर और मुश्किल हो जाती हैं बहुत चीज़ें। मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। बहुत।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में Thank you. आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर भक्ति दुबे जी से, जिन्होंने थैलेसीमिया और एनीमिया पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।